शांत हो जाएं, क्लास के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर को हम कंप्लीटली रिकॉर्ड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज नीट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का होता है और ये चैप्टर जो है इतना छोटा है कि इस पूरे चैप्टर को, मतलब अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो या एनाटॉमी पढ़ते हो या फिर आप कोई फिजियोलॉजी का ही चैप्टर पढ़ते हो, इतने के जो है 2-2 डाइजेशन चैप्टर, 3-3 आपके न्यूरल वाले चैप्टर आ सकते हैं। इतना छोटा चैप्टर है लेकिन वेटेज जो है बहुत अच्छा खासा है। तो इसको हम लोग मोस्ट इफेक्टिव चैप्टर काउंट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स और इसको 2, क्योंकि 2 छोटे छोटे सिलेबस के चैप्टर हैं आपके। तो छोटा चीज है और बड़ा धमाका है, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे, शांति से समझेंगे। कंसेप्चुअल चैप्टर है, मजेदार है, एक बार में समझ आ जाएगा तो कभी टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में डिवीजन को लेके। टॉपिक का नाम है और चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये हमारा चैप्टर है। वेटेज है इसका, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, नीट के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस, अच्छा खासा वेटेज है। 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। बोर्ड्स में ये डायरेक्ट चैप्टर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसकी कई सारी बातें जो हैं आगे 12th में जब पढ़ाई जाएगी आपको, जब मोल बायो या फिर जेनेटिक्स वगैरह जब आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ वहाँ ये वाइडली यूज होगा, बहुत तगड़े तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग मैं पूछूंगा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, क्या ये दोनों सेम बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग बात है तो क्या अलग है वो भी बात बता दो कि कौन सी बात अलग है इसके अंदर। जी बताइए, हाँ बताइए बच्चा। ठीक है। और ये चीज चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो वो सेल साइकिल बोलते हैं। मतलब सेल साइकिल जो है वो कंप्लीटली सेल डिवीजन को भी और बाकी सेल के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्लूड करके चलता है। साइकिल है ना, साइकिल का मतलब क्या है, आप रिपीट कर रहे हो किसी चीज को। आपका एक नॉर्मल सेल है पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब पेरेंट सेल डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो डॉटर पेरेंट्स बन गया, फिर उसका डॉटर कन्वर्ट हुआ। तो ये चीज चलता ही रहता है और ये एक फ्लो में चलता है। ठीक है, एक इसका फ्लो है और ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये एक सीक्वेंस्ड इवेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहां लिखवा रहा हूं, सेल साइकिल जो है बच्चा, ये एक सीक्वेंस्ड इवेंट है। सीक्वेंस का मतलब इसका कौन सा फेज कब होगा, कितने समय के लिए होगा और किसके बाद और किसके पहले होगा, वो तमाम चीजें इसके अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। रैंडम का अर्थ होता है कि बिना किसी प्लान के कभी भी हो जाना, कहीं से भी हो जाना और कुछ भी हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। हर एक चीज प्री प्लान्ड है, हर एक चीज बहुत अच्छे से इसके अंदर डिजाइंड है। तो इसलिए एक सीक्वेंस्ड इवेंट है जिसमें सेल जो है अपने पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। आपकी हाइट बढ़ती है, वो एक सेल साइकिल सेल डिवीजन का हिस्सा है। आपका ग्रोथ होता है, वो एक सेल साइकिल सेल डिवीजन का हिस्सा है। आपके मसल्स ग्रो कर रहे हैं, आपका बॉडी मास ग्रो कर रहा है, आप खुद ग्रो कर रहे हैं, आपके जेनेटिकल कंटेंट ग्रो कर रहे हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल ग्रो कर रहा है। ये तमाम चीज सेल साइकिल और सेल डिवीजन का हिस्सा है। सोचो अगर सेल साइकिल और सेल डिवीजन ना हो तो क्या हो, तो क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर सेल साइकिल नहीं होता है तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा, आपके बॉडी के अंदर प्रोडक्ट्स तैयार नहीं होंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपके अंदर जेनेटिकल मटेरियल का जो डिफरेंशिएशन है, उसकी जो पन्ने आगे प्रोसेसेस हैं वो नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली आप खत्म हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं बचोगे इस नेचर के अंदर। इसलिए इस नेचर के हिसाब से चलना है तो सेल के अंदर लगातार परिवर्तन का होना बड़ी आवश्यक है और वो चीज इस इवेंट और इस साइकिल और इस डिवीजन से संभव हो पाता है। ये यहां तक की बातें समझ आई कि नहीं आई, आपको क्लियर हो गई है? तो ये है आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इससे पहले मैं छोटी सी 2 और बातें बताना चाहूंगा आपको। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो ह्यूमन सेल अपने सेल को डिवाइड होने के लिए कुल मिला के 24 घंटे का वक्त लेता है। मतलब 24 हर, अच्छा ये चीज जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता रहता है। ये नहीं है कि आप सबके अंदर 24 घंटे, नहीं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करना
ठीक है, वेरी करना मतलब हर ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, टाइम का जो फिक्सेशन है वो अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, इकोलाई बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है। जनरली बैक्टीरिया का जो डिवाइडिंग टाइम होता है वो 20 मिनट का होता है, मतलब 20 मिनट में बैक्टीरिया का सेल डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही आपके पास अगर मैं कोई फंगस बोलूं और वो फंगस में यूनिसेलर फंगस बोलूं जिसका नाम है ईस्ट, जो कि क्या है, एक फंगस है, एक फंजाई फैमिली से बिलोंग करता है, इसका टाइम होता है 90 मिनट का। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है सेल का डिवाइडिंग टाइम वेरी करता है। मतलब इंसान का सेल 24 घंटे में डिवाइड होता है, बैक्टीरिया का 20 मिनट में डिवाइड हो जाएगा, ईस्ट का 90 मिनट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज ना ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, इस पॉइंट को याद रखना है। कोई बोले क्या कि सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स है, नहीं, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। अब हमारे बॉडी में सेल, बॉडी के अंदर जो सेल है जो डिवाइड में पार्टिसिपेट करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बाबू। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल और एक को हम बोलते हैं जर्म सेल, और जर्म सेल को ही हम बोलते हैं सेक्स सेल। क्या बोलते हैं, सेक्स सेल। सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं हमारे शरीर के जो डू नॉट या डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, मतलब वो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब नो इन्वॉल्वमेंट इन रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वैसे सेल डिवीजन को आप क्या बोलोगे, सोमैटिक सेल्स। वैसे सेल को क्या बोलोगे, सोमैटिक सेल्स। और अगर जस्ट मैं इसको उल्टा करके बोल दूं, मैं बोलता हूं पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका सेक्स सेल, तो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, अगर सेक्स सेल है तो इसका डिवाइडिंग का तरीका अलग होगा और इसके डिवाइडिंग का तरीका अलग होगा। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैं कहता हूं आपके बॉडी में एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, आपके बॉडी के अंदर स्पर्म है, आपके स्पर्म सेल है ना, पता है ना आपको, आपके बॉडी के अंदर ओवा है, वो सब किसके पार्ट में आ जाएंगे, आपके जर्म सेल और सोमैटिक सेल में। मैं कहता हूं आपके बॉडी के अंदर लीवर सेल है, आपके अंदर किडनी सेल है, आपके अंदर न्यूरल सेल है, आपके अंदर न्यूरॉन्स हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, सोमैटिक के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनका डिवीजन, उनको रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्या न्यूरॉन का नर्व सेल आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्या, नहीं ना। आप बच्चा करो या ना करो, आप पेरेंट्स बनो ना बनो, इससे न्यूरल सेल पे कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो वो सेल जो सेक्स में पार्टिसिपेट होंगे, सेक्स के जर्म सेल्स में पार्टिसिपेट होंगे, उन सेल्स को अपन नाम क्या देते हैं, जर्म सेल या फिर सेक्स सेल बोलेंगे। और जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। सोमैटिक सेल्स हमारे हाथों में पाए जाएंगे, हमारे बॉडी के बाकी सारे पार्ट में पाए जाएंगे। अब अगर हमारा हाथ कट जाए तो नया हाथ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसका कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसका कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे सेल्स को क्या बोलोगे तुम, सोमैटिक सेल्स बोलोगे। ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई। अब क्या होता है ना बाबू, हमारे पास ये जो सेल साइकिल है ये कुल मिला के दो हिस्सों में डिवाइडेड है। देखना, ये कुल मिला के जो हमारा सेल साइकिल का इवेंट है, सेल साइकिल का जो इवेंट है ये कुल मिला के दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा होता है हमारा इंटरफेज, इसका एक और नाम होता है इंटरमाइटोसिस। अभी बताऊंगा क्यों नाम होता है इसका ये। दूसरा हमारे पास जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं, एम फेज। और एम के अंदर दो बातें होती हैं आपकी, एक होती है माइटोसिस की और दूसरी होती है मियोसिस की, माइटोसिस और मियोसिस की। जी क्यों, हाँ जी, हेड डाउन कर लो, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्यों लोड ले रहे हो, क्या हो गया, बैठो। हार जाओगे इतनी इतनी चीजों से, कल को इससे बड़ी बड़ी लड़ाई करनी है आपने, हैं? अरे हम इंसान हैं, आप सही बात है, मजाक से हटके आप देखो, छोटे मोटे लाइफ में टेंशन से परेशान नहीं होते, अपने को छोटे के लिए अडॉप्ट करके रखो, कल को बड़ी बड़ी टेंशन लाइफ में आनी है। हेड डाउन कर लो दिव्या, बी कूल एंड काम, डोंट थिंक ओवर थिंक, सोचने की जरूरत नहीं है, यहां ध्यान दो, इससे जीवन बनना है, उस बात को इग्नोर करो। किसे है? किससे, क्या बोला हमको समझ भी नहीं, चीटियों से, पीदी पीदी
2 मिनट के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया, बोला क्या इसने। विधियों से फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, अच्छी बात, इसमें कहा कोई बड़ी बात थी। अरे बाप रे बाप, रिकॉर्डिंग चल रहा था। इधर ध्यान दो। तो अपने पास क्या होता है ना, इंटरफेस का मतलब है इंटरमाइटोसिस, और यहां एमफेस का मतलब है माइटोसिस और मियोसिस। इधर ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब माइटोसिस मियोसिस में क्या फर्क होता है बच्चा? माइटोसिस का मतलब होता है ये डिवीजन है, ये इक्वेशनल है बच्चा। ये क्या है? इक्वेशनल है। इक्वेशनल का अर्थ क्या होता है कि अगर आपका कोई सेल डिप्लॉइड है पहले से, क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब उसकी प्लॉइडी कितनी है? 2n है। मतलब सेल आपका अभी समझाऊंगा, डिप्लॉइड हैप्लॉइड को डिटेल समझाऊंगा जी, पहले ही बताए थे। तो अगर 2n है और डिवाइड होने के बाद भी आपका सेल 2n ही रहता है, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? माइटोसिस। अगर आपका सेल बच्चा पहले तो 2n था, लेकिन डिवाइडिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? n में। तो ऐसे को क्या बोलोगे? मियोसिस। अब इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, समझ जाओगे। देखो, हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा। स्पर्म का सेल है और हमारे पास एक ओवा का सेल है। ओवा जो कि फीमेल में पाया जाता है और स्पर्म जो कि मेल में पाया जाता है। ठीक है, मैं साइंस से दिखा रहा हूं, साइंस से समझ लेना आप लोग। अब होता क्या है, अब जरा खुद से सोचो, अभी तुम्हारे अंदर स्पर्म जो है वो किस प्लॉइडी के अंदर है? 2n। ओवा जो है वो किस प्लॉइडी में है? 2n में है। मतलब जब स्पर्म बनने वाला है, अभी बना नहीं है, स्पर्म बनने के फेज में क्या रहता है? 2n। तो जो 2n वाला स्पर्म होता है, जो स्पर्म 2n वाला होता है, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये 2n है, मतलब ये स्पर्म नहीं है, ये स्पर्म के सेल्स हैं जो अभी आगे चल के क्या बन जाएंगे? स्पर्म बनेंगे। अच्छा, ये काम कहां हो रहा होता है? हमारे मेल के अंदर कौन सा पार्ट होता है जहां पे ये काम होता है? टेस्टिस में। कहां होता है बच्चा? टेस्टिस। और इसलिए हम टेस्टिस को कौन सा ऑर्गन बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अरे हमारे पास 2 तरह के ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्शन में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? वो सेक्स ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिनका मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन में। और सेकेंडरी क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं, जिनका सेकेंडरी मतलब बाद में रोल आता है। जैसे एग्जांपल में, अब टेस्टिस, अब किसी व्यक्ति का टेस्टिस ही प्रॉपर फंक्शनलाइज नहीं है, तो कभी स्पर्म बना सकता है क्या? तो वो कभी भी पेरेंट्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पीनस काम नहीं कर रहा, या किसी व्यक्ति के अंदर कोई नर्व के प्रॉब्लम हो गई है, या कोई डक्ट काम नहीं कर रहा, या कोई डक्ट जाम हो गया है, लेकिन स्पर्म बन रहा है, तो क्या वो पेरेंट्स बनेगा? नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। हम अलग से टेक्नोलॉजी लगाएंगे, आईवीएफ कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, जिफ्ट कर सकते हैं, आईसीएसआई कर सकते हैं। हमारे पास बथेरे टेक्निक्स हैं ऑलरेडी। तो प्राइमरी का मतलब यह है कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जैसे फीमेल का यूट्रस काम नहीं कर रहा, तो क्या वो मां नहीं बन पाएगी? बन जाएगी। अगर फीमेल का ओवा ठीक है और यूट्रस खराब हो गया, या यूट्रस किसी वजह से खराब है, काम नहीं कर रहा, तो फीमेल क्या कर सकती है? उस ओवा को किसी और लेडीज के अंदर रेंटेड रिलीज, जो सैरोगेसी बोलते हैं, उनको दे देंगी कि भाई आप इस स्पर्म से फ्यूज करके इस जाइगोट को अपने वो यूट्रस में ग्रो करा लो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैरोगेट मदर। अगर आपके अंदर, तो ये सारी चीजें क्या है? मतलब कहने का अर्थ है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस है। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, सेकेंडरी का मतलब जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो, जिसका खासा मेन रोल नहीं, हर रोल होता है, मैंने क्या बोला? मेन रोल नहीं होता। जैसे फिल्म का मेन एक्टर को क्या बोलोगे? प्राइमरी एक्टर। और जो बाकी साइड एक्टर क्या हो जाएंगे? सारे सेकेंडरी एक्टर हो जाएंगे। नहीं समझे मेरी बात आप? ठीक है बच्चा, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या है? 2n है। लेकिन एक बात बताओ जरा, सोचो दिमाग से, अगर हमारा स्पर्म जो है वो 2n ही रह जाए आखिरी तक 2n रह जाए, तो अब ये किससे मिलने वाला है? स्पर्म का फ्यूचर क्या है? फेट क्या है ये स्पर्म का? ओवा से जाके मिलेगा। तो अगर ये 2n ही रह जाता और ओवा भी 2n रह जाता, तो फिर बच्चा जो बनता जाइगोट वो तो 4n बन जाता ना। क्या ये कभी संभव है? अब अगर ये बच्चा 4n बनता, तो अब उसका भी, वो जिससे क्रॉस करता, फिर उससे ऐड हो जाता। फिर ऐसे तो हर जनरेशन में प्लॉइडी इंसान की बढ़ जाती, अरे चेंज क्या, बढ़ जाती। नहीं समझे? तो हमें जनरेशन में प्लॉइडी को मेंटेन करना है। मेरे पिताजी 2n थे,
मैं भी 2n रहूं, मेरे पिताजी अगर कोई इस फेज में n थे, मैं भी n रहूं, उनके पिताजी n थे तो मैं भी n रहूंगा। मतलब हर एक जनरेशन में प्लॉइडी क्या रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए हम ये जरूरी काम करते हैं। तो अब देखो जरा क्या है, तो ये जो स्पर्म है स्पर्मेटोगोनिया, अभी तो 2n होगा, लेकिन आगे इसके अंदर और भी चेंजेस होंगे और एंड में ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, n में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो n में कन्वर्ट होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो, स्पर्म। क्या बोलते हो, स्पर्म बोलते हो। ये हो गया रेडी। तो ये 2n से n में कन्वर्ट हो रहा है। सर कुछ तो चल रहा होगा ना साइकिल में, जो कि इसके 2n प्लॉइडी को किस में कन्वर्ट कर दिया, n में। और वो जो लोचा है उसको क्या बोलोगे तुम, मियोसिस हुआ होगा। क्या हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा। समझ गए मेरी बात को। अब स्पर्म की प्लॉइडी क्या हो गई है, n। क्या सेम घटना ओवा के साथ भी हुई होगी। ओवा शुरू में क्या रहा होगा फीमेल के अंदर, 2n। मतलब अच्छा मैंने बताया ना फीमेल के अंदर ओवा कैसे फॉर्म होता है। फीमेल के अंदर जब वो खुद एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर रहती है अपने मां के कोख में, मां के जब वोम में वो जब बच्ची पल रही होती है, उसी टाइम पर उस फीमेल के अंदर सारे के सारे एग बन के तैयार हो जाती है। मेल और फीमेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, मेल में जो स्पर्म बनते हैं वो आफ्टर पुबर्टी के बाद बनते हैं, जो सेक्स सेल होते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर बर्थ से पहले। हाँ, लेकिन फीमेल के अंदर वो सेल जो बन गए वो सिर्फ बन के स्टोर हो जाते हैं। एक्टिवेट वो भी कब होते हैं, पुबर्टी के बाद। इसलिए फीमेल को पीरियड्स कब आते हैं, पुबर्टी के बाद, क्योंकि स्टोर्ड है पहले लेकिन इनएक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, अरेस्ट है, कोई काम नहीं करने दिया गया, उनको लॉक किया गया है। उनके लॉक को कब खोलता है इंसान, पुबर्टी के बाद। तो कहने का अर्थ मेल हो चाहे फीमेल हो, एक्टिवेशन जो होगा वो कब होगा, पुबर्टी के बाद। अंतर यह है कि मेल का फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन बोथ आफ्टर पुबर्टी, लेकिन फीमेल का सिंथेसाइजिंग या फॉर्मेशन बिफोर बर्थ एंड एक्टिवेशन आफ्टर पुबर्टी। नहीं समझे मेरी बात को। अब क्या होता है भाई, फीमेल भी कहीं ना कहीं 2n रही होगी बर्थ से पहले, लेकिन फीमेल का जैसे ही बर्थ के बाद ये साइकिल जब पुबर्टी के बाद स्टार्ट हुआ होगा, तो साइकिल में क्या हुआ होगा, कुछ नहीं होगा। फीमेल का बर्थ से पहले सारे एग कितने बने होंगे, 2n। जैसे ही फीमेल पुबर्टी में इन्वॉल्व हुई होगी, उसका भी एग्स जो सेल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में। यहाँ स्पर्म भी किस में कन्वर्ट हो गया है, n में। अब ये स्पर्म और ओवा जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, वो क्या बनेगा, 2n बनेगा। तो यहां जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी अल्टीमेटली, बोलो क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। हाँ अभी यही समझ लो, अभी प्लॉइडी थोड़ी देर बाद समझेंगे, अभी तो बस मैं डिवीजन समझा रहा हूं। अभी यही समझो, नंबर ऑफ सेल कंटेंट को समझ लो, ठीक है। तो जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n। अब वो जो बच्चा जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा क्या रहेगा, 2n। फीटस बनेगा वो भी क्या रहेगा, 2n। इन्फेंट हो गया वो भी क्या रहेगा, और हमारे जैसे एडल्ट हो गया वो भी क्या रहेगा, बुढ़ा हो जाएगा वो भी क्या रहेगा, 2n। मतलब वो पूरे लाइफ टाइम अब क्या रहने वाला है, 2n। और वो 2n की शुरुआत कहां हुई थी, यहां से। अगर बाई चांस मम्मी 2n हो जाती मदर साइड और पापा n रहते तो ये क्या हो जाता, 3n। क्या 3n कभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहानी खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता। और पहली बात कि 2n पे तो कोई ओवा बनता ही नहीं, कहानी तो शुरू ही नहीं होती, खत्म की तो बात ही छोड़ दो। नहीं समझे क्या मेरी बात, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो n का 2n, आई मीन 2n का n, ये रिडक्शन की जो बातें होती हैं, मतलब घटने की जो बात होती है, घटना मतलब कम होना, वो किधर होता है। और जहां इक्वेशन की बात होती है वो कहां होता है, माइटोसिस। अब एक बात बताओ बच्चा लोग, जाइगोट क्या है, 2n है। जाइगोट के बाद क्या बना होगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बच्चे के हाथ पैर मुंह नाक आंख मुंह गाल नाक सब बनना स्टार्ट हुआ होगा। क्या उस सब पे क्या रहा होगा, 2n। नहीं समझ रहे हो, बच्चे के उस पूरे बॉडी पार्ट में भी क्या रहा होगा, 2n। तो मतलब जाइगोट भी 2n और उसके बाद भी सब क्या हो रहा है, 2n। तो मतलब अब क्या चलना स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस। मतलब मियोसिस माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस, ये लोग आपस में ही अल्टर करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं अपने इवेंट्स को। बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस मैंने कहा ना ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, पूरे बायोलॉजी को यहां पे रख दूंगा, बस आप फील करना, समझ आएगा। और नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। समझ आया। अब मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं, आप कभी कंफ्यूज मत होना जिंदगी में कि सर कौन सा इक्वेशनल होगा और कौन सा रिडक्शनल होगा। मैं ट्रिक क्या सिखा रहा हूं, सुनो। एक बात बताओ, क्या मियोसिस वाला जो तामझाम है ये सिर्फ सेक्स सेल में संभव है, बाकी सेल में तो संभव नहीं है। सोचो अगर आपका आंख 2n है और आपके बच्चे का आंख n हो जाए, तब तो थोड़ा आंख बंद हो जाएगा चाइनीज टाइप, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं गधो, ऐसा कुछ नहीं, आंख ही नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पापा के 3n बड़े बड़े, मेरे 2n, अब मेरा बच्चा यूं पैदा होगा ऐसे वाला,
उसके बाद n/2 उसके बाद आंखें बंद बच्चे की। ऐसा होता है क्या? मेरे पापा के 5 बहन थे, इतने बड़े बड़े हाथ, मेरे 3 इतने छोटे, मेरे बच्चे को तो यूं हाथ, और मेरे उसके बच्चे पौधे इतने बड़े हाथ। ऐसे क्या संभव है? तो ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि ये चीज फिर क्या कर सकता है, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और ये चीज कभी संभव, अरे बोलना नहीं समझे तो एक बात बताओ, क्या ये पूरा कांड जो है बाबू लोग, ये कहां हो रहा है, सेक्स सेल में। है पूरा कांड कहां हो रहा है, कौन सा सेल, 2 ही तरह का सेल होता है पूरे बॉडी में, तो ये सब कांड कहां हो रहा है, सोमैटिक में। आई वाला कांड कहां हो रहा है, सेक्स सेल में। अब एक बात बताओ, सेक्स के स्पेलिंग में क्या आता है, ई आता है क्या, जर्म के स्पेलिंग में भी क्या आता है, ई आता है क्या, और मियोसिस के भी स्पेलिंग में क्या आता है, सोमैटिक के स्पेलिंग में जो है टी आता है क्या, और माइटोसिस के स्पेलिंग में भी क्या आता है, टी आता है क्या, नहीं समझ रहे हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रिडक्शन के स्पेलिंग में भी क्या आता है, और इक्वेशनल के स्पेलिंग में टी आता है क्या, अब याद रहेगा। मतलब पूरे कहानी में क्या याद रखना है, स्पेलिंग में खेल लो। माइटोसिस कहां होगा, सोमैटिक में होगा, और टीटी की बात हो रही है तो सर टीटी कर दो सर, थोड़ा सा है ना, क्या हो गया, इक्वेशनल कर दो। अरे बोलो यार, समझ आएगा नहीं आया, याद रहेगा क्या। अच्छा, अगर मियोसिस करा रहे हो तो कहां होगा, सेक्स में, सेल में, या फिर जर्म सेल में, और इसको क्या नाम दोगे, इस डिवीजन को क्या नाम दूं, रिडक्शन। बोलना नहीं समझे, समझे नहीं समझे, पक्का है, चलो गुड। अब आगे समझते हैं। अरे यार, यहां तक की बात समझ आएगी नहीं आई जी, क्या बोला इसने, धीरज बता, तुझे तेरे बायोलॉजी की कसम है, नहीं बताएगा तो देख लेना जिंदगी में ये तो हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होने देंगे। अब सोच के बता, जल्दी बता दे अब। अच्छा, ओ तुम में से आदमी ने तो बायोलॉजी इसी को पढ़ने के लिए लिया था, क्यों 11th पढ़ा, सिर्फ 12th में एडमिशन लेते एक ही चैप्टर में। और 10th में तो तुम पढ़ के एकदम बावड़े से हो गए होगे। चलो अच्छी बात है, सारे बच्चे इंतजार इसी के लिए तो करते हैं, कब साला 11th खत्म हो, कब 12th का पहला चैप्टर। बस बस क्या कर रहा है बेटा तू, आएगा समय विष्णु, थोड़ा कंट्रोल बेटा, वो चैप्टर है बस। कंट्रोल कर, इधर ध्यान दो। अब आते हैं बच्चा, इधर आते हैं, सेल डिवीजन के ऊपर और बातें करते हैं। हाँ, तो हमने आपको यह बताया बाबू लोग, एक और बात बतानी पड़ेगी उसके पहले। तो आपको देखिए, मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल सिखा दिया है, देखो आगे बैठे हो ना, देखना समझ फील करना, क्लास के बाद तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे। पीछे क्या होता है तुम अच्छा, आपको पता है बैक बेंचर्स होना गलत बात है, नहीं है, लेकिन बैक बेंचर बन के तुम ये समझ लो कि तुम क्लास की सारी पढ़ाई को बड़े अच्छे से गेन कर सकते हो, ये कभी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जो बैक बेंच पे बैठा होता है ना, वो क्लास को पूरे तरीके से देखता है, और क्लास को देखने में इतना समय लग जाता है कि कभी उसके बाद टीचर की बातों पे या बोर्ड पे गया ही नहीं होता है। उधर से बैठ के देखेगा कि कौन हमें बतिया रहा है, कौन दे रहा है, ले रहा है पेन पेंसिल, कौन खोद दिया, कौन घोंप दिया, यही सब देखता है बैक बेंचर्स। जो फ्रंट बेंचर होता है उसके आगे, जैसे इसको देखो, अब ये क्या देख सकता है बच्चा, एक एग्जांपल, अब अगर ये पीछे घूमेगा तो ये आगे बैठा, मैं डांट दूंगा इसको, तो इसका बस एक ही है, या तो बहुत देखेगा तो बगल में नमाज को देख लेगा थोड़ा सा, उधर आदर्श को देख लेगा, तो पूरे टाइम तो इसका ध्यान बोर्ड पे रहता है। इसलिए फ्रंट बेंचर बैठना बनना है तो पढ़ के फायदा हो जाएगा, नहीं तो बैक बेंचर बनो ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर। लेकिन मजा तो भाई पीछे ही आता है ना, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है ना। क्या अंजन, अंजन सही बात है कि नहीं है, तो कल से कहां बैठोगे, आगे। हाँ भाई, एक बात और बताऊंगा मैं आपको। देखिए, हमने आपसे एक बात कही थी, बात कुछ ऐसी कही थी मैं हमने आपसे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, सोचो अगर ये बात भोजपुरी में बोलनी होती तो जेनेटिक माल जो होता है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, माल, बोलो ठीक है।
तुम कभी जाओ सीमेंट और उसके दुकान पे, बालू और सीमेंट वाले और छड़ वाले पे, तो बोलेगा तुम उसको लिस्ट बनाने रखेगा, पूछेगा कब सामान गिराओगे, माल राहुल काल गिर जाए, क्यों वाले तुम जाइए देखिए। तो माल, तो अपने पास ये कौन सी माल की बात हो रही है? जेनेटिक माल। और जेनेटिक माल कितने तरह के हो सकते हैं? दो, एक डैडीज नाजायज औलाद, एक आरएनए। अच्छा, आरएनए का अपना डिपार्टमेंट है? अरे हाँ है ना, हाँ कौन बोला? आरएनए तेरा डिपार्टमेंट है? अरे वायरस में भी बहुत रेयर पाया जाता है बे, तू तो इंसान है पूरा पूरी। अच्छा नहीं बोले हो? इतना प्यारा बच्चा कुछ नहीं बोलता, फिर भी हमको लगता है यही बोला होगा। बोला था ना, पलट रहा था। अच्छा, डीएनए होता है। अब एक बात बताओ, इन सब का यूनिट क्या है भैया? यूनिट क्या होता है? यूनिट किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड को। और ये सब बना जिससे होता है, जिस बायोमोलिक्यूल से, उस बायोमोलिक्यूल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। हाँ या ना बोलो। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड इसका यूनिट होता है। मतलब यूनिट इन द सेंस की डीएनए आरएनए सबसे बेसिक रूप में क्या पाया जाएगा? किस रूप में पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोटाइड अगर आप बोल रहे हो तो आपके मन में तीन बातें आ गई होंगी। एक तो शुगर आया होगा, नाइट्रोजिनस बेस आया होगा, और फिर फॉस्फेट आया होगा। क्या इन तीनों को ही मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है? और ये जब तीनों साथ में बहुत बार मिल जाएं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो वही चीज क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चा, एक डिप्लॉइड सेल में, इसका वैसे डेटा जो है आप 12th में निकालना सीखोगे, लेकिन मैं अभी आपको इसी तरीके से सिखा देता हूं। सुनो, देखो, ये रहा अपना डीएनए, ये रहा अपना डीएनए, जो किस फॉर्म में होता है? हेलिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? हेलिकल फॉर्म में। कुछ अलग ही डीएनए बन गया थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा किस फॉर्म में होता है? हेलिकल फॉर्म में होता है। अब जरा देखो एक और बात, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? बच्चा लोग बताओ, जल्दी बताया था आपको। ये कौन सा बॉन्ड है? बहुत मार खाओगे। जो ग्रीन बॉन्ड बना रहा हूं, ये कौन सा बॉन्ड है? अबे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बालक, जो किसके बीच में बन रहा है? हाँ तो किस, हाँ बिल्कुल, हाँ मिलकर, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बन रहा है। अगर मैं ये कहता हूं यहां पे ए था, तो मन में क्या आया होगा? इधर। अगर मैं ये कह दूं इधर जी था, तो इधर। अगर मैं ये कह दूं मेरे पास यहां पे टी था, तो यहां ए। अगर मैं कह दूं यहां सी था, तो ऐसे ही तो बॉन्ड बन रहे होंगे ना यहां पे। और मैंने कहा था दो नाइट्रोजनस बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मेरा एडेनिन और थाइमिन की बात की जाए तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन और साइटोसिन की बात की जाए तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर यही आरएनए में हो जाए तो आरएनए में टी नहीं होता, और उस जगह पे क्या होता है? यू होता है। तो आरएनए में एक किससे बॉन्ड बनाएगा? यू के साथ। और जी सी तो आरएनए में भी क्या होना है? सेम ही रहना है। अरे हाँ या ना बोलो यार। तो ये तो मैंने अभी क्या बनाया है? डीएनए। इससे डीएनए में टी तो लिखना पड़ेगा ना भाई, डीएनए तो टी होता ही है ना, थाइमिन। अरे अच्छा, प्यूरिन का एग्जांपल बताओ। बताया था पूजा, प्यूरिन का मतलब ग्वानिन और एडेनिन, और पाइरिमिडिन का मतलब साइटोसिन, ग्वानिन और, सॉरी ग्वानिन कह रहा हूं, सॉरी, यूरेसिल और थाइमिन। बोलो, अरे बोलो। तो पीवाई का मतलब क्या हो गया? कट। और पूजा का मतलब पूगा तो याद ही रहता है आपको। अब जरा इसके ऊपर आते हैं। देखो हमारे पास यहां देखो ऐसे, ये अपने पास अगर मैं यूं बना दूं ऐसे डीएनए को ऐसे, तो क्या मेरे पास ये कंप्लीट एक हेलिकल फॉर्म हो गया? अब एक हेलिकल की जो दूरी होती है यहां से यहां तक, उसके अंदर बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेस पाए जाते हैं। और इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 34 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 34 नैनोमीटर। अब अगर मैं बोलूं कि दो बेसेस के बीच में दूरी क्या होगी, जबकि मैं कहता हूं वन हेलिक्स में, या फिर मैं यूं कह दूं वन पिच के अंदर, एक पिच में 10 बेस पेयर होता है। कितना बेस पेयर होता है? 10। मतलब यहां से यहां जो एक पिच हुआ ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 पाया जाता है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 34 नैनोमीटर। तो बताओ दो बेसेस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो 34 और कितना बेस पेयर लिया हमने? 10। कितना नैनोमीटर हो गया? 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर से कम कौन होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। अरे नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10।
फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15। पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12। बोलो, नहीं समझे? ये याद करना पड़ता है, ये फिजिक्स में भी यूज करते हो तुम रैंडमली करते हो ना ये सब, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, पिकोमीटर, नैनोमीटर। एक माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6। इसको तो बोलते हैं माइक्रोमीटर। नहीं पता क्या ये सब? सर को बुलाओ जी बगल से। ठीक है, इधर समझो। तो 3.4 नैनोमीटर हो गया, समझ गए? अब सुनो, हमारे ह्यूमन सेल में, ह्यूमन के सेल में, देखो मैंने पहले कहा था ये लेक्चर थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ मतलब ये टिपिकल बायोलॉजी है। अगर बीच में आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ हो जाएगा आपको, मतलब आप शायद क्लास में ही शहीद हो जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको कोशिश करना है पढ़ने का। हाँ मतलब शहीद हो जाएगी, आरजू शहीद हो जाएगी, करिए है आरजू, समझ नहीं आ रहा है? क्या? अच्छा एक सेकंड, ओहो नहीं 0.34 नैनोमीटर। अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो, और ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है सही है। ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर ध्यान दो, यहां भी इसको चेंज कर लो। हाँ ये हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम, और यहां करते तो 3.4 नैनोमीटर। छोड़ो एक ही यूनिट लिखो, दो को लिखोगे तो और कंफ्यूजन ही हो जाएगा आपको। एंगस्ट्रॉम लेते, ठीक कह रहे हो। हाँ तो 10 को अगर शिफ्ट करोगे 10 को, तो 0.34 ही आ जाएगा आपका। इधर ध्यान दीजिएगा, अब ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल अगर मैं डिप्लॉयड की बात करूं, ह्यूमन सेल इधर से देख लो, ह्यूमन सेल अगर मैं डिप्लॉयड की बात करूं तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कितना होता है? 2n होता है। तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर जो जेनेटिकल कंटेंट होता है वो कितना होता है? बताओ कितना, किसको पता है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर जेनेटिकल कंटेंट कितना होता है? 46। 4.6 तो इकोलाई के अंदर होता है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। याद कर लो इसको। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर कितना बेस पेयर होता है? अच्छा ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा ना? एक बात बताओ, हम क्या बोले? हाई पूरा क्या है? आइयो ग्रीन ग्रीन बना है, ये क्या है? बेस पेयर है। मैंने कहा एक ह्यूमन सेल, कितना? एक ह्यूमन सेल के अंदर, अभी अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इसको गिन के बताओ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो मैं ये कहता हूं कि यहां से लेके ए टू बी हमारे पास कितने बेस पेयर थे? 33 थे। तो अब अगर मैं कहता हूं कि एक ह्यूमन सेल के अंदर, और सेल कैसा होना चाहिए? डिप्लॉयड। अगर डिप्लॉयड बोला मतलब सोमैटिक की बात करी है सर इसने, तो एक सोमैटिक सेल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं? एक पिच के अंदर 10। एक पिच का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो गोल गोल बन जाएगा। तो एक पिच मतलब एक बार शुरू हुआ और जस्ट खत्म हुआ है, तो एक पिच बन गया मेरा। तो एक पिच के अंदर 10, ए से 20 तक 33, तो एक सेल के अंदर इतना हो गया। ये डेटा है, याद करना, मैंने काउंट नहीं किया बैठ के। ये नंबर कभी जिंदगी में काउंट कर पाओगे? कैलकुलेशन से निकाला गया नंबर है, नहीं समझे? अब एक बात बताओ, तो भैया इतना बेस पेयर है हमारे पूरे एक सेल के अंदर, है क्या? और दो बेस पेयर के बीच की लंबाई कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और अगर इसको मैं नैनोमीटर में देखूं तो कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। तो क्या मैं टोटल बेस को अगर उसके बीच के डिस्टेंस से गुणा कर दूं तो टोटल लेंथ निकल जाएगा? नहीं समझे? एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज समझाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। थोड़ी दिक्कत तुम्हें हो रही होगी, मैं समझ रहा हूं। नहीं, थोड़ा जो मैथ्स बैकग्राउंड छोड़ के आया था कि उसको मैथ्स नहीं पढ़ना बायोलॉजी में, उनको तो तकलीफ होगी ना। अब देखो यहां पे, अच्छा चलो वैसे रिमोट से उतना फील नहीं आएगा, धीरे धीरे आओ। अपने पास है नहीं? वीआईपी है, इधर जल्दी।
अरे आना इधर। नवाज नवाज नवाज, वो तो आई भी करो, तो आई भी परसों डांस किया है वो। तुम कहाँ डांस किया है? इधर आओ। अब देखो, सुनो, बोर्ड में मत चिपकना वरना खराब हो जाएगा। इधर ध्यान दो। अपना ये धीरज है। अब देखो धीरज का लेंथ कैसे निकालोगे तुम, कितना लंबा है। हाँ नहीं, इधर देखो, ये धीरज का हेड वाला रीजन है। हेड है, थोरेसिक शांत। अभी जो अगर हंस गया उसको बुला देंगे फिर, शांत हो जाओ। ये हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, पेल्विक है। ह्यूमन बॉडी कितने हिस्से में डिवाइड होता है? अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं ये कह दूं कि हर एक रीजन के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। मैंने क्या बोला? वैसे छोटा नंबर है, 50 सेंटीमीटर मानो। हर मतलब हेड से लेके थोरेक्स की दूरी कितनी है? 50। थोरेक्स से लेके एब्डोमेन की दूरी 50। एब्डोमेन से पेल्विक की दूरी 50। मैंने ये बोला आपसे, ठीक है? तो हर 2 बॉडी पार्ट्स की दूरी कितनी है? 50। अब आप मुझे ये बताएं कि धीरज का लेंथ कितना है। अब बताओ, धीरज के बॉडी को मैंने कितने भाग में डिवाइड किया था? और हर 2 भाग के बीच की दूरी कितनी थी? 50। तो धीरज की टोटल दूरी कितनी हो गई? 200 सेंटीमीटर निकल के आई कि नहीं आई? नहीं समझे? मतलब धीरज ये 50, 50, 100, ये 50, 150 और बाकी 50, 200। लेंथ कैसे निकालते हैं, समझ आया? अब जरा एक बात बताओ, टोटल डीएनए में बेस पेयर कितने हैं एक सेल के अंदर? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। टोटल धीरज के अंदर पार्ट्स कितने थे? 4। डीएनए कितने पार्ट? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। क्या ये दोनों बात सेम है? धीरज के 2 पार्ट्स के बीच की दूरी कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। और डीएनए के 2 बेस पेयर की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। तो बताओ लेंथ कैसे निकालोगे? क्या मैं इस बेस पेयर को टोटल अगर 0.34 से गुणा कर दूं तो क्या मुझे एक सेल का डीएनए का लेंथ पता चल जाएगा? और अगर मेरे बॉडी में अगर सेल का नंबर पता चल जाए तो क्या मैं उस लेंथ को सेल के नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पूरे शरीर का डीएनए का लेंथ पता चल जाएगा? थोड़ा मैथ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? बैठो बाबू, क्लियर हुआ? अब देखो, तो अपने पास क्या है, इधर देखेंगे तो टोटल कितना अपने पास बेस पेयर था? 6.6 इंटू 10⁹ बोलो बच्चा। और अपने पास लेंथ कितना है यहां पे? 0.34 कितना? नैनोमीटर। अरे, और नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻। अभी तो बताया ना, नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻। तो क्या मैं इस 9 को इस 9 से कट कर दूंगा? क्योंकि एक पॉजिटिव पावर है और दूसरा तो वैल्यू कट हो जाएगा। तो क्या ये चीज अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे डेटा तो आपके एक डीएनए का लेंथ निकल के आएगा 2.2 मीटर। क्या निकल के आएगा? 2.2 मीटर। समझ आया कि नहीं आया? अराउंड। तो एक ह्यूमन सेल के अंदर, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अंदर एक कितना लंबाई होता है डीएनए का? 2.2 मीटर एक सेल के अंदर। सोचो, एक, अच्छा, अब उस एक सेल के अंदर क्या है? एक्चुअल में डीएनए कहां लोकेटेड है? ये सेल में भी लोकेटेड नहीं है। अगर मैं ये कह दूं ये मेरा पूरा सेल है तो सेल के अंदर कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस बैठा हुआ है। तो मतलब ये तो 2.2 मीटर बोला है सर आपने, एक्चुअल में ये सेल में भी नहीं है, न्यूक्लियस में है। अब ये सोचो कि तुम सेल नहीं देख सकते तो न्यूक्लियस तुम वैसे भी नहीं देख सकते, और उस छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए को फिट कर दिया गया। तो तुम समझ रहे हो कि डीएनए को कैसे, किस शिद्दत से कॉइलिंग किया गया होगा, उस डीएनए को किस शिद्दत से ठुसाई किया गया होगा, पैकिंग किया गया होगा कि इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे हिस्से में पैक्ड हो गया। और उसी को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। और आज तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं, क्रोमोसोम सुना है? क्या है क्रोमोसोम? बस इतना ही पता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, एक ऐसा कुछ हो जाता है, इतना ही पता है ना। अब मैं बताता हूं तुम्हें, अब सुनो जरा एक बात। ये क्या है? ये वायर है, ये वायर है। आपके घर में एक बात बताऊं, ऊन का एग्जांपल आपको मैंने बहुत बार दिया हुआ है। आपकी मम्मी अगर मार्केट में ऊन खरीदने जाती है स्वेटर बुनने के लिए, ठंड का दिन आ रहा है तो स्वेटर का टाइम अभी आ ही रहा है, तो आपकी मम्मा जब ऊन खरीदने जाती है तो वो ऊन जो है क्या लंबाई नाप के देता है दुकानदार? सोचो, अगर दुकान, इमेजिन करो दुकानदार अगर ऊन का लंबाई नाप के देने लग जाए आपको, और मम्मी आपके उस ऊन को उसी लंबाई के हिसाब से घर लाने आ जाए, तो ठंड के दिन पर रोड पर क्या सीन होगा? हर मम्मी लोग एक सिरा वो
पापा को दी है, एक सिरा अपनी मम्मी खुद पकड़ी है। चलिए जी उन लेके घर चलते हैं। पापा कहाँ? पापा भी मीना बाजार के सेंटर में। अब मम्मी कहाँ पहुंच गई? एनजे कॉलेज पर। फिर फोन आ रही है, अरे घूमिए ना, तो अंजुला गया बीच में। इमेजिन कर रहे हो तुम? तो क्या ऐसी संभावना है? इसलिए ऊन वाला कभी ऐसे ऊन नहीं बेच सकता। तो ऊन वाला क्या करता है? वजन करके बेचता है, ऊन को तौल के बेचता है। रस्सी वस्सी खरीदने जाते हो तो क्या रस्सी वाला ऐसे बेचेगा आपको? नहीं, तौल के बेचता है बेटा, वजन के ऊपर बिकता है वो चीज। तो ऊन वाले कभी लंबाई के माध्यम से आपको नहीं देंगे, तो वो क्या करते हैं? गोला बना देते हैं। वो बनाती भी नहीं है गोला, वो तो रैंडम रखते हैं। गोला तो आपकी मम्मा बनाती है घर आके। भाई उस ऊन के गोले में मम्मा कन्वर्ट करती हैं। क्या करती है मम्मी? बैठ जाती है ऐसे पालथी मार के, आलती पालती, एक सिरा एक घुटने में, दूसरा सिरा एक घुटने में, बस बैठ के बस भाषण मम्मी का। पढ़ता नहीं है, सब बर्बाद हो गया, सब पापा का पैसा बर्बाद कर दिया है, सब कर दिया ना ऐसे है? कबाड़ी हो गया सब। और बोलते बोलते पूरा ऊन रेडी हो जाता है। फिर ठीक है, यही होता है। तो उस ऊन को जो रेडी करा मम्मा ने, वो एक्चुअली क्या था? वो पूरा ऊन का लंबाई था। तो वही तो क्रोमोसोम होता है। एक्चुअली क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम कोई ऑर्गेनेली नहीं है बालक। वो इतना बड़ा जो डीएनए हमारा है, उस डीएनए को इकट्ठा कर दिया गया। मतलब ये अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाऊं आपको, तो ये अपने पास अगर बाबू लोग डीएनए है इस तरीके से, ये जो डीएनए है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। ये जो डीएनए है, ये आगे चल के क्या हो जाता है? बहुत उलझन में आ जाता है। थोड़ा सा उलझता है, थोड़ा थोड़ा उलझेगा तो यहां पे एक मोतिया गोला बनेगा, फिर थोड़ा उलझेगा तो एक मोतिया गोला बनेगा, फिर थोड़ा उलझेगा तो एक मोतिया गोला बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस मोती के गोले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ये मोती का गोला बना। एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर होता है। मतलब बेस के नंबर की काउंटिंग है। अब देखो क्या होगा, फिर ये और उलझेगा और ये उलझेगा तो ये और ज्यादा कंडेंस बनेगा। अब ये जो कंडेंसेशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड बोलेंगे। ये और उलझेगा तो देखो और कंडेंसेशन हुआ तो इसको हम बोलेंगे सुपर सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे इसको? सुपर सोलेनॉइड। मतलब ये सबसे तगड़ी वाली कॉइलिंग हो गई। और उलझेगा, अब आखिरी में क्या बन जाएगा आपका? देखो आखिरी में ये उस उलझन का जो आखिरी स्टेज होता है, एक्चुअल में वो कौन सा स्टेज होता है? वही होता है क्रोमोसोम, नहीं जोम। क्रोमोसोम बन गया, ये आखिरी उलझन वाला स्ट्रक्चर बन गया और ये बना आपका क्रोमोसोम। अब कोई पूछे आपसे कि क्रोमोसोम क्या है, तो आप ये मत कह देना कि क्रोमोसोम हमारा कोई ऑर्गेनेली है। जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ऐसे क्रोमोसोम नहीं होता। एक्चुअल में डीएनए का ही कंडेंस पार्ट है। तो मैं अगर ये बोल दूं इस बात को कि क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही कंडेंस पार्ट है। समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? अब एक बात बताओ, मैं ये मानता, ये बात आप मानते हो नहीं मानते कि सर इसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो, अरे टाइड। ये सब क्या है यहां पे? न्यूक्लियोटाइड है। मतलब स्ट्रक्चरली अगर आप देखो तो इसके यूनिट को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर आप जेनेटिकली देखो तो इसके यूनिट को क्या बोलोगे? जीन। क्या होता है इसके ऊपर लगा हुआ? छोटे छोटे जीन्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जीन्स। तो अगर ये जो जीन लगे हुए हैं, क्या ये जीन क्रोमोसोम के ऊपर भी दिखेंगे मुझे? इस तरीके से ये जीन सारे दिखेंगे क्या मुझे इस पे? तो ये फिर यूनिट क्या हो जाएगा? जीन। इसलिए हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं कि डीएनए का यूनिट किसको बोलते हैं? जीन को। या फिर क्रोमोसोम का यूनिट किसको बोलते हैं? जीन वगैरह को बोलते हैं ये जीन है इसके ऊपर। जीन, वो जीएनई है, जीन बाबा वाला जीन नहीं, ये जीएनई है, ये यूनिट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए का यूनिट, तो स्ट्रक्चरली कोई पूछे डीएनए का यूनिट तो न्यूक्लियोटाइड, और अगर जेनेटिकली कोई पूछे डीएनए का यूनिट तो जीन। दोनों यूनिट अपने आप में क्या है? सही है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब पहले डीएनए जो कि 2.2 मीटर था एक सेल से, वो पहले कन्वर्ट किस में हुआ होगा? न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम के बाद एक फेज आया होगा हमारे पास सोलेनॉइड वाला। उसके बाद क्या आया होगा? सुपर सोलेनॉइड का। ठीक है, उसके बीच में कहीं एक और फेज आया होगा, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन का, क्रोमैटिन का। और तब आखिरी में हमारे पास क्या बना होगा? क्रोमोसोम। अब अगर मैं बोलूं बेटा ये कितने क्रोमोसोम हैं? सर ये कितने क्रोमोसोम हैं? कभी कंफ्यूजन मत होना। ये क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं?
तो क्रोमोसोम यहां पे कितना है? क्रोमोसोम ये कितना है? 1। कितना है? 1। लेकिन अगर मैं बोलूं क्रोमेटिड कितना है, क्रोमेटिड कितना है, तो 2। क्रोमेटिड वो कितना है? तो वो 2 है। वो कैसे काउंट करोगे? एक क्रोमेटिड ये वाला और दूसरा क्रोमेटिड ये वाला, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है? एक क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम बोलूंगा तो कितना है? 1। ये सब चीजें मैं कर, अच्छा तुम ले लो मजे, नहीं मत पढ़ो, कोई बात नहीं। अभी 2 क्लास के बाद ना इस लेक्चर में रोगे, आंसू निकलेंगे तुम्हारे आंख से बाहर नहीं, दिल ही दिल में कि साला कुछ समझ नहीं आ रहा। ठंडा लग रहा है तो ठंडा लग रहा है तो मैंने, अब इसका क्या उपाय है बताओ? एसी बंद कर दें? उधर ऑफ कर दे, उधर चले, इधर नहीं आ जाओगी, इधर कहीं इधर अच्छा खत्म हो गया क्लास। बच्चे ये समझ आया कि नहीं यार? हाँ या ना बोलो। क्रोमेटिड समझ में आया? अच्छा ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसका भी नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अभी पता है मुझे कुछ बच्चे क्लास में अभी मेरे को अंदर के अंदर बहुत सुना रहे हैं अंदर कि कितना पढ़ा रहा है यार ये, छुट्टी नहीं कर रहा है सुबह, फिजिक्स केमिस्ट्री जस्ट आई एम गॉन मैड और ऐसे कह रहे होंगे, लेकिन बेटा क्या करोगे? ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हुई बात? ठीक है, फोटो खींच लेना। तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है, अब आप कॉपी कर सकते हैं।